हेलो दोस्तों, रिजल्ट मित्र के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं अभय प्रताप सिंह और आज के हम इस स्पेशल सेगमेंट में बात करने वाले हैं सिंगापुर की। सिंगापुर की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने सिंगापुर की यात्रा की और यात्रा के दौरान उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें कहा है कि भारत में भी वो कई सारे सिंगापुर स्थापित करना चाहते हैं। अब बात आती है कि सिंगापुर को सिंगापुर बनने में कितना समय लगा था और क्या प्रोसेस रही थी। क्या ये एक दिन, 2 दिन या 1 साल की घटना थी या इसके पीछे दशकों और शताब्दियों की बात थी? तो आज इसी चीज का एनालाइज करने के लिए हम यहाँ पर हम उपस्थित हुए हैं। आज हम आपको सिंगापुर की पूरी जर्नी बताने वाले हैं। भारतीय शासकों का इसमें क्या योगदान था, इसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आपके अपने सेगमेंट में। तो यहाँ पर भारतीय प्रधानमंत्री 4 और 5 सितंबर को सिंगापुर की यात्रा पर जाते हैं और यहाँ पर जो एक डबल कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें दोनों देशों के राष्ट्र अध्यक्ष शामिल होते हैं, उसमें वादा करते हैं कि भारत में वो कई सारे सिंगापुर स्थापित करेंगे। अब ये महज घोषणा है या फिर इसमें कुछ हकीकत भी है, इसको हम देखते हैं। तो ये हमारे प्रधानमंत्री की पिछले 10 साल में 6वें नंबर की यात्रा थी सिंगापुर की, मतलब कई बार सिंगापुर की यात्रा कर चुके हैं। तो अच्छे खासे सिंगापुर से परिचित भी चुके होंगे वो। अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया गया है वो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, अब अगर हम बात करते हैं सिंगापुर की, तो वर्तमान में दुनिया के 4 अमीर देशों में चौथे नंबर पर सिंगापुर आता है। यानी कि दुनिया के जो 4 अमीर देश हैं उसमें चौथे नंबर पर है सिंगापुर। ठीक। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल की, तो महज 719 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। एक छोटा सा टापू वाला देश है। और अगर हम भारत से तुलना करें तो लगभग क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में 4571 सिंगापुर समा सकते हैं, इतना बड़ा हमारा भारत देश है। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय की, तो सिंगापुर में प्रति व्यक्ति आय $1,00,000 है। अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं रुपए में, तो 90 लाख रुपए प्रति व्यक्ति उनकी यहाँ पर आपको प्रति व्यक्ति आय देखने को मिलेगी। इसकी तुलना भारत से करने पर आप पाएंगे तो भारत में 1,87,000 रुपए ही प्रति व्यक्ति आए हैं। सिंगापुर में 90 लाख रुपए, भारत में 1,87,000 रुपए। ये एक बड़ा डिफरेंस है। और अगर हम बात करें तो सिंगापुर में 7,000 से ज्यादा इंटरनेशनल कंपनियां हैं, जबकि भारत में महज 3,290 ही मल्टीनेशनल कंपनियां आपको देखने को मिलेंगी। ये तुलना थी भारत की और सिंगापुर की। अब यहाँ पर कितने सिंगापुर आ सकते हैं मैंने आपको बता दिया, और इकोनॉमी के आधार पर कितने सिंगापुर आएंगे इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे तो हम बात करते हैं सिंगापुर की। तो जो सिंगापुर आज आप देखते हैं, ये इस प्रकार का सिंगापुर नहीं हुआ करता था। पहले ये एक बंजर टापू के तहत था। आज की डेट में जैसा पीछे आप मुझे देख रहे हैं, इस प्रकार का सिंगापुर था। लेकिन आरंभ से ही इस प्रकार का सिंगापुर आप नहीं देखेंगे। कुछ पहले ये एक वीरान और बंजर टापू हुआ करता था, जिस पर शासन करते थे बौद्ध साम्राज्य के शासक, जिनका नाम था श्री विजय। इनके अधीन यह टापू हुआ करता था। और इनका जो साम्राज्य था, श्री विजय का जो बौद्ध शासक थे, इनका जो शासन था ये मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर के क्षेत्रों पर पड़ता था। ये पूरा क्षेत्र इनके नियंत्रण में था। अब इस समय जब श्री विजय इस क्षेत्र पर शासन कर रहे हैं, तब इन्होंने सिंगापुर को तेमासेक नाम दिया हुआ था। ठीक है, उस समय सिंगापुर को तेमासेक के नाम से हम जानते थे। अब यहाँ पर भारत में आपने चोल साम्राज्य के बारे में तो सुना ही होगा, और शासक थे यहाँ पर राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल ने चीन को जीतने का सपना देखा था और इसके लिए उन्होंने सहयोग मांगा कलिंग शासक सुलन से। कलिंग शासक सुलन और चोल शासक राजेंद्र चोल के बीच में एक समझौता होता है कि हम चीन के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, और सफर होता है प्रारंभ। ठीक। लेकिन चीन जाने के लिए सबसे पहले इन्हें वही क्षेत्र मिलेगा जो श्री विजय का है, और श्री विजय डायनेस्टी को ये दोनों लोग मिलकर पराजित कर देते हैं। लेकिन इसी बीच इन्हें पता चलता है कि यहां से भैया चीन की दूरी तो काफी है, चीन तक तो हम पहुंच नहीं सकते। जो चोल राजा राजेंद्र चोल जो थे वो वापस अपने साम्राज्य में आ जाते हैं श्री विजय को जीतने के बाद। लेकिन
कलिंग राजा जो थे वो वापस नहीं आते हैं और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर श्री विजय साम्राज्य की एक राजकुमारी थी ओलांग क्यू, इनसे ये विवाह कर लेंगे और यहीं पर स्थापित हो जाएंगे। फिर यहाँ पर जो कलिंग राज्य है उसके एक उत्तराधिकारी यहाँ पर यात्रा पर जाएंगे सिंगापुर की, ठीक है, या फिर कह सकते हैं श्री विजय साम्राज्य की यात्रा पर जाएंगे। और इस यात्रा पर जाने के लिए सबसे पहले इन्हें क्या होगा, जैसे ही वहां पर पहुंचेंगे कुछ समय व्यतीत करेंगे और इन्हें यहां पर एक शेर दिखाई देगा। शेर जब इन्हें दिखाई दिया, इनके जीवन में एक पहली ऐसी घटना थी जब इन्होंने शेर को सामने से देखा, ठीक है। तो इन्होंने बड़े प्रश्न होकर इस क्षेत्र को सिंह भूमि नाम दे दिया, जो कहा जाता है शेरों का नगर। आज भी आप देखेंगे तो यहाँ पर शेरों का बड़ा महत्व है। सिंगापुर में आपने फाउंटेन भी देखे होंगे शेर के आकार के, मुंह से पानी निकलता हुआ, पानी वाले झरने जो हम कहते हैं छोटे मोटे, ठीक है। अब यहाँ पर ये शासन करने लगे। फिर समय आएगा 1492, ये वही समय है जब कोलंबस ने अमेरिका को खोजा था और वास्को डी गामा ने केप ऑफ गुड होके भारत की समुद्री मार्ग की खोज की थी। इसी से आगे बढ़ते बढ़ते जब ये यूरोपीय लोग अन्य देशों में अपना साम्राज्य विस्तार करने लगे, तो पुर्तगाल ने मलक्का स्ट्रेट पर कब्जा कर लिया और मलक्का स्ट्रेट से इस समय काफी व्यापार होता था, क्योंकि अरब से जितना भी आप यूरोप और अफ्रीका की तरफ व्यापार करोगे यहीं से होके आपको करना पड़ेगा। तो ये क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण व्यापारिक क्षेत्र के तौर पर उभरने लगा। ठीक, अब अरब से जो व्यापार होता था तो दो क्षेत्रों से होता था, एक मलक्का स्ट्रेट से, दूसरा होता था यहाँ पर टुंड्रा स्टेट से। ठीक, इसमें मलक्का सबसे महत्वपूर्ण है और मलक्का के नजदीक ही स्थित था आपका सिंगापुर। ठीक है, अब यहाँ पर मलक्का के व्यापार से जो यहाँ पर पोर्ट की जरूरत पड़ेगी, पुर्तगाली क्या करेंगे, मलक्का से होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने के लिए सिंगापुर में कई सारे पोर्टों का निर्माण करवा दें, जिससे यहाँ पर कई सारी गतिविधियां प्रारंभ हो जाएंगी और लोगों का आना जाना लगा रहेगा। इसी के साथ यहाँ पर आप देखेंगे जो पोर्ट पर रुकने वाले जहाज थे, इन लोगों को टैक्स फ्री सुविधाएं यहाँ पर देने लगे, मतलब कोई भी टैक्स नहीं लगे, आप आराम से रुको। फिर होगा कि यहाँ पर 100 साल तक ये पूरा क्षेत्र पुर्तगालियों के नियंत्रण में रहेगा और बाद में यहाँ पर एंट्री होगी डचों की और डच इस क्षेत्र पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लेंगे पुर्तगालियों को हटा के। 1603 में डचों ने मलक्का के ऊपर क्या किया, यहां पर कब्जा कर लिया था, इसमें सिंगापुर भी आता था। अब यहां पर जो अंग्रेज थे इनका नियंत्रण भी, ये अपना नियंत्रण भी चाहते थे सिंगापुर और मलक्का के वाले क्षेत्र पर, लेकिन ये सीधे सीधे डचों से युद्ध नहीं करना चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने आसपास के क्षेत्रों को कब्जा करना प्रारंभ किया, क्योंकि डायरेक्ट उस समय डचों से लड़ने की स्थिति में नहीं थे। जब यहां पर अंग्रेजों ने अपना ठिकाना प्रारंभ किया तो आप पाएंगे 1819 में यहां पर जोहर के एक सुल्तान थे, उनसे करार किया अंग्रेजों ने और सिंगापुर को अपना ठिकाना बनाया। अब ये बात है 1819 की, उस समय महज 150 जनसंख्या होती थी, कहां की, सिंगापुर की। जब अंग्रेजों के नियंत्रण में आया तो यहाँ पर इन्होंने व्यापारिक गतिविधियां बढ़ाई, कई सारी सुविधाएं प्रदान की, तो 1850 आते आते जनसंख्या हो गई 60,000 लोगों की। अब यहां पर आगे आप देखेंगे तो 1869 में मिस्र में सुएज कैनाल को खोल दिया जाता है, जिससे अब अफ्रीका का चक्कर लगा के व्यापार करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इससे अब आप पाएंगे जो व्यापारिक मार्ग है ये सीधे आपके जो सुएज कैनाल से आप आएंगे रेड सी में, रेड सी से नीचे होते हुआ पूरा व्यापार करते हुए निकल जाएंगे कहां पर, मलक्का चलटमरू मध्य से। तो इस क्षेत्र का यहाँ पर व्यापार बढ़ रहा है, यहाँ पर क्या है, महत्व बढ़ रहा है, किसका, मलक्का का। 1839 का समय आए, सॉरी 1939 का समय आएगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था इस समय, और 8 फरवरी 1942 में 1942 में जापान ने 30,000 की सेना को लेकर ब्रिटेन की 1,30,000 की सेना को पराजित किया। इससे ब्रिटेन तथा उनके सहयोगी भी युद्ध कर रहे थे। तो जापान की 30,000 सेना ने ब्रिटेन की 1,30,000 की सेना को हराया और इस क्षेत्र पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। फिर यहां पर आप देखेंगे
जापान ने सिंगापुर का नाम परिवर्तित किया, सियोनन हो या फिर सियोनन, तो इसका नाम कर दिया गया, जिसे कहा जाता है दक्षिण का प्रकाश। फिर यहां पर जब अमेरिका के द्वारा जापान पर परमाणु हथियारों से यहाँ पर हमला किया जाएगा, तब जापान अपनी रक्षा के लिए क्या करेगा, सिंगापुर के ऊपर से अपना नियंत्रण छोड़ देगा। इस तरह से 1959 का समय आएगा और सिंगापुर को पहली बार अपना साम्राज्य या फिर अपने ऊपर शासन करने का, सेल्फ रूल करने का अधिकार प्राप्त होगा। और सिंगापुर जब सेल्फ रूल के नियंत्रण में आएगा तो यहां पर व्यापार जो था टैक्स फ्री कर दिया जाएगा, जिससे व्यापार में कई गुना वृद्धि होगी। व्यापार में वृद्धि मतलब जनसंख्या का इस क्षेत्र में आना। ठीक है, अब आएगा 21 अगस्त 1963 का समय, 1963 का समय आएगा। इस समय मलेशिया अपने एक राज्य के रूप में सिंगापुर के ऊपर नियंत्रण कर लेगा। सिंगापुर हो गया मलेशिया का एक राज्य। लेकिन मलेशिया ज्यादा दिनों तक सिंगापुर को अपने नियंत्रण में नहीं रख पाएगा और 9 अगस्त 1965 को फिर से सिंगापुर स्वतंत्र हो जाएगा। तब से अभी तक स्वतंत्र है और इसकी जो इकोनॉमिक पावर है वो मैं आपको बता चुका हूं कि 7000 कंपनियों के यहाँ पर आपको ऑफिस, दफ्तर या कंपनियां देखने को मिल जाएंगी, जबकि भारत में 3400 की लगभग है, जो मैंने डाटा पहले बताया था। दुनिया के 4 अमीर देशों में से चौथे नंबर पर आता है। प्रति व्यक्ति है 90 लाख लोग है, तो 90 लाख रुपए है। ये है पावर सिंगापुर की। अब आप उम्मीद लगा सकते हो कि यहां तक पहुंचने के लिए भारत को कितना एफर्ट करना पड़ेगा, कितनी राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, कितना कार्य करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं जो मोदी जी ने सपना देखा है जल्द ही पूरा हो, भारत में भी कई सारे सिंगापुर स्थापित हो, व्यापार में हम सबसे आगे निकले। इसी उम्मीद के साथ में इस क्लास में यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे अगले रोचक इसी प्रकार के किस्से के साथ में, तब तक थैंक यू, जय हिंद। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।